JEE मेन अप्रैल 3 फेज़ 2 मॉर्निंग शिफ्ट। सो इस मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड थे भाई। अब ये क्वेश्चन भी देखो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके आप आंसर पे पहुँचेंगे। ठीक है, सो है सिंपल। सो देखिए, इसको देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर्स हैं विद डाइलेक्ट्रिक जो दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है जी। सो इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। ये देखिए, इसका जो परमिटिविटी थी वो थी एप्सिलॉन 1 और इसकी थी एप्सिलॉन 2। ठीक है, और दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब ये और ये। ठीक है, जब तुम ऐसे इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो डिस्टेंस जो है वो दो कैपेसिटर बन जाएंगे सीरीज़ में। पहले के लिए जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा d/2 और अगले के लिए भी d/2। क्रॉस सेक्शन जो ये एरिया ऑफ ईच प्लेट विल रिमेन सेम है। देखो, ये एरिया कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सेम रहेगा। और दूसरे केस में जब आप इसको कनेक्ट करोगे, जो जैसे नीचे किया है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, सो इसमें ऐसे डाल दिया डाइलेक्ट्रिक। देखिए यहाँ पे स्लैब 1 स्लैब 2, इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 1, इसका एप्सिलॉन 2। तो इस केस में जो आपका एरिया है, जैसे एरिया यहाँ से कट लग गया बीच में, ये तो एरिया हो गया इधर हाफ और इधर भी हो गया हाफ। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस देखिए, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। सो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को? ये कैपेसिटर्स दो हैं, जैसे देखो, ये पॉजिटिव प्लेट, दिस इज़ नेगेटिव प्लेट, दिस इज़ पॉजिटिव प्लेट, दूसरे की दिस इज़ नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट्स किसी एक एंड को और नेगेटिव प्लेट्स किसी दूसरे एंड को। जैसे ये पी को दिया तो ये क्यू को। तो यहाँ भी देख लो, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है नीचे, ये पॉजिटिव नेगेटिव। सो पॉजिटिव प्लेट यहाँ दे दी और नेगेटिव प्लेट यहाँ दे दी एक की। वैसे ही दूसरे का देख लीजिए, दूसरे की पॉजिटिव प्लेट फिर यहाँ कनेक्टेड है और नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है। ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे पैरेलल में। नीचे वाले बन जाएंगे दो पैरेलल में और ऊपर वाले बन जाएंगे दो सीरीज़ में। ठीक है, मतलब जब डिस्टेंस टूटा तो सीरीज़ में, और जब एरिया टूटा दो इक्वल पार्ट्स में तो फिर पैरेलल में। और सीरीज़ में जो बाकी आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यदि वहाँ मीडियम है तो एप्सिल A/D। ठीक है, सो सीरीज़ में इसको C1 बोल रहा है वो, तो C1 बोल देते हैं। सीरीज़ में क्या रहता है भाई, चलो हम CS ही बोलेंगे, C1 C2 पहले का इंटू दूसरे का और पहला और दूसरे का सम। ठीक है, अब यहाँ C1 पुट कर दीजिए, यहाँ से इसको देख के फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को देख के पुट कर दीजिए। यहाँ जाइए, ऊपर वाला कर रहा हूँ मैं पहले, सीरीज़ में दोनों। सो C1 क्या होगा इस ऊपर वाले का, एरिया तो सेम रहा है, एरिया को चेंज नहीं हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ d/2 हो जाएगा नीचे बस। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन 1 है यहाँ पे, एरिया सेम है और ये है d/2 और 2 आ गया ऊपर, +2 दूसरे को बोलिए नीचे वाले का, ये वाला। सो एरिया सेम है और d/2 2 ऊपर चला गया। ठीक है, और नीचे प्रोडक्ट है और नीचे है सम कर दिए इन दोनों का। तो बन जाएगा कॉमन क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 1 A/D +2 एप्सिलॉन 2 A/D। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा देखिए, ये बन गया आपका 2, तो ये बन गया 2 × 2 = 4, 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A × A² हो गया, अपॉन हो गया नीचे D², और ये नीचे वाला जाएगा ऊपर को, D यहाँ कॉमन आके ऊपर चला गया और यहाँ बचा आपके पास 2 एप्सिलॉन 1 A, एरिया यहाँ कॉमन आ जाएगा। सो बन गया 2A, लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2, ये बन जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि D चला गया ऊपर को, ये आ गया और यहाँ 2 A कॉमन था और अंदर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ही बचेंगे। तो ये एक D ये घट गया और एक एरिया भी घट चुका है। तो ये बचेगा आपका जो सीरीज़ में जो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो मैं लिख रहा हूँ 4, इससे घट गया ये 2 से 2, तो बनेगा 2, यहाँ बचा A,
और नीचे बचा डी और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये बचेगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब पैरेलल में नीचे वाला देखो, ये दोनों पैरेलल में अभी अब यहाँ एरिया A/2 हो रहा है, तो पैरेलल में है तो ऐड हो जाता है सिंपल। C1 क्या होगा बोलो, एप्सिलॉन 1 एरिया इसमें आधा हो गया ये, तो 2 नीचे आ गया। एप्सिलॉन 2A दूसरे को बोलिए 2D। ठीक है, सो एरिया आधा हो गया ना, तो A/2 आ जाएगा, ये A/2 आ जाएगा, ये बाकी कुछ नहीं है। सो यहाँ कॉमन क्या है, A/2D कॉमन है, और अंदर क्या बचा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ये आ गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब ये आपका आया है CS और ये आया CP, तो CS/CP निकाल दीजिए। सो CS आ जाएगा, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे 2A/D एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, और इसको डिवाइड लगाइए इससे। ठीक है, और डिवाइड लगाएंगे तो 2D ऊपर चला जाएगा, 2D यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2D ऊपर चला गया, और नीचे रहेगा A इंटू ये ऊपर वाला ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ये हो गया, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल। ठीक है, डिवीजन है ये ऐसे। सो 2 2 जा 4, ऊपर बचा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और नीचे बचा नीचे बचा यहाँ देखो छूट गया था थोड़ा, ये भी था नीचे, ये भी था, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 भी था। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 भी था, ये मैं भी ले देता हूँ। ठीक है, सो ये था आपका, ये नीचे वाला 2D ऊपर था, यहाँ था नीचे भी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 AD एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये भी था, छूट गया था ये। सो अब आपका बचा 2 2 जा 4, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, 2 2 2 जा 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन E1 प्लस E2, 2 बार आ गया, सो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। सो ये है भाई आंसर, जो रेशियो रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है, ये वाला। सो आई थिंक ऑप्शन 1 इज करेक्ट ये। सो ये था, तो इसमें एक बार फटाफट फिर देख लीजिए कि सिंपल हम ये बोल रहे थे कि ये दोनों बनेंगे सीरीज़ में। सीरीज़ में ये आंसर होता है C1 C2 ये, और ओवर नीचे C1 प्लस C2। अब C का फॉर्मूला ये रहता है, तो यहाँ आपने डिस्टेंस की जगह D/2 लिखना है एक के लिए, तो D/2 2 ऊपर आ गया, बाकी नीचे ये C1 C2 ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। इसको सॉल्व करिए, पुट करिए वैल्यू, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और CP ये दूसरे कैपेसिटर्स दोनों पैरेलल में बनेंगे। पैरेलल में यहाँ आपका एरिया टूटेगा A/2, इन प्लेस ऑफ A यहाँ A/2 लिखिए। सो देखो A/2 लिख दिया, आगे भी A/2 लिख दिया। पहले की परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, ये देखो दूसरे की एप्सिलॉन 2 है, ये लिख दिया। D को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये जो 2 आया नीचे, ये आया एरिया वाला। ठीक है, एरिया जो है वो हाफ A/2 है, A/2D कॉमन आ गया, ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया सारा ऐसे ही। D ये वाला ए नीचे आ गया, लिख दिया। A के साथ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 था, ये आ गया। और ये जो 2D था ये ऊपर आ जाएगा। सो A और D कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास 2 2 जा 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और नीचे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था भाई, कैलकुलेशन बेस्ड था। तो ये देख लीजिए ना, सिंपल सा आ गया, फिर ये और सिंपल सा हो गया अभी। ठीक है, ये आ गया, देखो पढ़ो इसको। ये बन गया आपके पास, क्या पूछ रहा है भाई, ये मास है 20 kg इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ, ठीक है, 49 न्यूटन फोर्स से पुल किया मास को। एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्फीयर जो स्लिपिंग नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, तो नो स्लिपिंग। सो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा r प्लस r, ये हो जाएगा 2r। अब इसको एक्सिस मान लीजिए, ये वाली जो है इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा डायमीटर के अबाउट क्या होता है, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर ही है। तो इस एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है,
इस एक्सिस के अबाउट क्या रहता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। और इन दोनों एक्सिस के बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, r। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा i, इसको आई सी बोलते हैं भैया ना, i = आई सी प्लस mh²। मास इसका m है सपोज, और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h की जगह लिखेंगे r²। सो बन गया 2/5 mr² प्लस mr²। ये बन जाएगा 5 + 2 7/5 mr² बन जाएगा इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। डायमीटर के अबाउट हमें पता है, ये है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के अबाउट हमें पता है, ये है डायमीटर के अबाउट, ये होता है, ठीक है जी। तो डायमीटर के अबाउट ये होता है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए। अब 49 न्यूटन तो यहाँ लगाया आपने, तो इस जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो तो ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इस एक्सिस से कितना है 2r। सो इसमें सिंपल पूछा क्या एक्सलेशन, सो एक्सलेशन रोटेशन है यहाँ पे, तो आई अल्फा इज इक्वल टू क्या टॉ, एंड आई अल्फा इज इक्वल टू टॉ क्या होता है एफ इंटू यहाँ बनेगा डिस्टेंस 2r, ठीक है। और टॉ होता है एफ को सारा मैग्नीट्यूड में, ये sin 90 बन जाएगा, ठीक है। एफ आपका इस तरफ है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर भी हम जिसको बोलते हैं, वो तो इसके साथ 90 डिग्री पे है, ये देखो। तो ये बन गया, यहाँ से आई पूछ रहा है, एक्सलेशन पूछ रहा है, तो एक्सलेशन भी दूसरे वाली पूछ रहा है, लीनियर एक्सलेशन है यूनिट में। सो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, आपने सुना ही है आर अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से हो जाएगा a/r, a/r लिखिए यहाँ पे, सो ये हो गया a/r इज इक्वल टू f/r sin 91 हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पुट कर दो। सो आई हो गया आपका 2/7 mr² इंटू a/r इज इक्वल टू एफ कितना है भाई, तो 49 इंटू 2r, ठीक है। सो इस आर से आर कट गया, ठीक है। सो यहाँ से जो मास है वो 20 है, तो फिर यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ m की जगह लिखिए 20, और एक आर बचा यहाँ पे, यस, ये जो एक आर बचा ना, नीचे वाले से ये कट गया और इस आर से ये कट गया इधर, ये वाला, ठीक है भाई। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये इसके आगे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये देखिए आई 2/7 mr² a/r इज इक्वल टू एफ 49 इंटू 2r। मैं बोल रहा हूँ इस आर से आर कट गया और इस आर से ये कट गया, फिर और बन गया 2/7, m की वैल्यू देख लीजिए 20, और इंटू a इज इक्वल टू 49 इंटू 2, इस 2 से 2 भी कट गया। सो a आ गया यहाँ से 49 इंटू 7/20। सो यहाँ से तो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ किया है, 49 20 2r 2/7 mr² था, 2/7 थोड़ी था, 7/5 था, ये क्या कर दिया भाई, 7/5 है, क्या कर रहे हो, 7/5 7/5। सो अब यहाँ से a कितना आएगा, a आ जाएगा यहाँ से 49 इंटू 5/7 इंटू 20, ये आएगा 7 7 सही हो गया। सो 5 चौका 20 हो गया, 4 2 कहाँ रह गया, 49/2 7/5 a/r भी ठीक है, 49 इंटू
ठीक है। 49 इंटू 5 इंटू 2 भी है, ये वाला 2 भी तो है। सो इस 2 से ये 2 कट गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आंसर। देखो 7/2 ही बचा यहाँ पे। तो इट इज़ 3.5 और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, सो इट इज़ मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सो ये था क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। सफ़ियर इसका मास दिया हुआ है, अभी आपको इस सफ़ियर का मास दिया हुआ है 20 kg। इसको पुल किया इसने फोर्स से, और डायग्राम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सो वो मैंने बताया कि डायमीटर के अबाउट ये होता है सफ़ियर का, और फिर पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में टॉर्क रहता है आई अल्फ़ा, टॉर्क एफ इंटू एफ क्रॉस आर भी होता है। आर पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पोजीशन वेक्टर 2r है, एंगल 90 डिग्री दिख रहा है ये देखो। सो यहाँ से अब आपने आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, ये पुट कर दी मैंने यहाँ पे A/R, और आगे 49 एफ की वैल्यू पुट कर दी इंटू 2r। ये आर से एक आर कैंसिल, और इस आर से ये आर कैंसिल। ठीक है जी। 7/5 एम की वैल्यू यहाँ 20 भर दी, बचा ए वो यहाँ लिख दिया, 49 बचा और बचा 2, और ये आ गया यहाँ से 49 इंटू 2 इंटू 5, 49 इंटू 5 इंटू 2, ओके, अपॉन 7 इंटू 20। सॉल्व किया, 7/2 आया, 3.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये था इसका आंसर। सो 3.5 मीन आंसर 4 इज़ करेक्ट। ये वाला आंसर करेक्ट है भाई। ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। सो इसको देखिए अब, मैग्नेटिज्म पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या हो सकता है। और सो यदि ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें सिंपलिसिटी क्या है, लेट अस चेक। सो इसमें सेमी सर्कुलर वायर है, जो सेंटर ओ पे सेमी सर्कल्स है, ये 2 है ना। सो रेडियस R1 जो है वो है 4 पाई, R2 है 6 पाई, और सेंटर ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। सो आपको पता है कि सेमी सर्कुलर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसका फॉर्मूला रहता है μ0/4 पाई आई अपॉन रेडियस R, ये रहता है। ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कि ये जो आपकी फर्स्ट वाली वायर है उसकी ऐसे है, तो यदि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है ये अंदर वाली वायर, ये फील्ड जा रही है आपकी क्लॉकवाइज, और इसकी है करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट इज़ क्लॉकवाइज, और इसमें करंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज करंट की जो फील्ड होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड। ठीक है। और इसकी होगी बाहर को। ठीक है। एक की बाहर को और एक के अंदर को भी। ठीक है। सो इस वाले की होगी अंदर को, मतलब इस वाले की होगी क्रॉस फील्ड, इस पॉइंट पे अंदर को क्रॉस, इसको बोल देते हैं B1। और इस वाले की होगी, बिकॉज करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, इसकी एंटी क्लॉकवाइज की हो जाएगी बाहर को, मतलब B2 होगी ये फील्ड इसकी। जो B2 जो होगी यहाँ वो होगी डॉट, डॉट सर्कल के अंदर डॉट मीन्स आउटवर्ड, सर्कल के अंदर क्रॉस मीन्स इनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यदि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो आपने देखना कि बड़ी कौन है छोटी कौन है। जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, इन्वर्सली है। तो ज़्यादा किसकी होगी, ये इस वायर की ज़्यादा होगी, मतलब B1 बोली है मैंने इसकी। सो B1 जो है वो बेसिकली अंदर को है, परपेंडिकुलर है पेपर के प्लेन के, और अंदर को है, और इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो ये लिख दो यहाँ से ऊपर से, μ0/4 पाई आई करंट चल रहा है अपॉन R1, या इसका रेडियस जो है वो R2 है, ये वाला ये, और B1 डॉट रहेगी इसकी फील्ड, इसकी फील्ड कहाँ होगी भी, आउटवर्ड। सो ये बना दिया आउटवर्ड, ये डायरेक्शन मार्क कर, ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इसका भी लिख दीजिए, μ0/4 पाई करंट सेम चल रहा है
पाई आई, करंट सेम है, देखो ये सेम करंट जा रहा है अपॉन R1, ये R1 बाहर वाली का रेडियस R1। सो ये आ गया। सो अब पूछ रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनमें बड़ी कौन सी है भाई, जो रेडियस कम होगा वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, तो रेडियस R2 कम है, R2 जो है वो छोटा है R1 से, तो R2 वाले केस में फील्ड ज़्यादा होगी, तो R2 मीन्स ये ज़्यादा है। तो नेट फील्ड हो जाएगी बड़ी माइनस छोटी, B1 ये ज़्यादा है ना, ये कम है। सो B1 क्रॉस माइनस B2 सर्कल के अंदर डॉट, तो देख लीजिए अब इनको माइनस कर दीजिए मैग्नीट्यूड्स को। सो इसमें भी देख लीजिए म्यू नॉट पॉन 4 पाई, पाई आई कॉमन है, म्यू नॉट पॉन 4 पाई, पाई आई कॉमन है, अंदर बचा 1 पॉन, ये बचेगा R2 और ये बचेगा R1। वैल्यूज पुट कर दो, R1 की वैल्यू 4 पाई, सो ये बन जाएगा दूसरा ऑप्शन है इसका, चलो देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई आई, ये बन जाएगा 1 अपॉन R2, R2 मीन्स R2 मीन्स 6 पाई, और R1 मीन्स 4 पाई, ये आ गया 6 पाई और ये आ गया 4 पाई। ये देख लीजिए कितना आ रहा है R2, मतलब उसको B1 बोल दिया मैंने, सिंबल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। B1 के केस में R2, B1 के, और ये B2 है, ये B2 के केस में R1, ठीक है। सो क्रॉस क्रॉस वाली ये थी, R2 पहले आएगा, R2 कितना है 6 पाई। सो R1 4 पाई, R2 6 पाई, R1 तो भी ज़्यादा है, उलट होना चाहिए यहाँ, क्योंकि R2 पहले दिख रहा है भाई, R1 ज़्यादा है, 4 पाई लिखा है यहाँ 6 पाई लिख दिया। चलो इसको देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, और आगे रह गया पाई, ठीक है, और आगे रह गया आई, और नीचे कॉमन आ गया पाई, अंदर बचा 1/6 माइनस 1/4। सो 4 और 6 कितना आएगा भाई, ये आएगा 12। सो 10⁻⁷, पाई से पाई कैंसिल, आई, ये आ गया 12, और यहाँ बचा 2 - 3, 12। सो ये बन गया आपके पास 10⁻⁷ आई बटे 12। ठीक है जी, यस। सो इसमें ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे R1 जो है वो ये होना चाहिए, ये, और ये होना चाहिए R2, ठीक है। R1 फिर हम मैग्नेटिक फील्ड इसकी B1 आ गई, चलो R1 इसको R2 ही रखिए, कोई बात नहीं, R1 था ये, ठीक है। बट ये होना चाहिए 6 पाई, बिकॉज ये ज़्यादा है, दिख तो रहा है ज़्यादा है, और ये कम है, ये होना चाहिए 4 पाई, तो भाई ये होगा 4 पाई और ये होगा 6 पाई, ये है यहाँ थोड़ी सी गलती, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा फिर आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁷ आई अपॉन 12, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, लिखा मैंने यहाँ पे 1/12 इंटू 10⁻⁷ आई। सो 1/12 कितना रहता है, लगी 0, फिर नहीं, फिर 10 0, कितना आएगा अभी देखो, ये 1/12 0, और लगी 0, फिर लगी 0, 100 बन गया, 12×8 = 96 होता है, 4 बच्चा 12 3 36, ये आ जाएगा लगभग आई 10⁻⁷, ठीक है भाई। तो इसको हम 10⁻⁹ बनाना चाह रहे हैं, तो 8.3 आई आ जाएगा, फिर ये 8.3 आई, और ये बन गया 10⁻⁹ टेस्ला। तो दिस विल आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये था
था ये सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये रखिए ध्यान की R1 जो है ना यहाँ ये होगा R1 6 पाई, यहाँ 6 होगा 6, और यहाँ होगा R2 4 पाई। डिस्टेंस कम, 4 वाली पहले आ जाएगी और बाद वाली ये, तो ये था थोड़ा सा इसमें दिक्कत। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट भाई। ठीक है, सो ये भी हो गया। और दुनिया कोई एक और है भी यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भाई कन्वेक्स लेंस दोबारा आ गया भाई, लेंस मेकर भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई इसमें, हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है। सो बाई कन्वेक्स है भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, 15, फोकल लेंथ 12, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो भी राइट हैंड साइड क्या रहता है लेंस मेकर फॉर्मूला में ये रहता है। सो 1/10, और ये घेरा परली तरफ माइनस आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, क्योंकि ये फॉर्मूला रहता है ना आपके पास μ-1 इंटू 1/R1 माइनस लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये, और दिस इज इक्वल टू 1/f, ये बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो ये माइनस था तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, बिकॉज ये बाई कॉन्वेक्स है तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो ये वाला घेरा जाएगा राइट साइड को, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 वो होगा पॉजिटिव, और ये वाला घेरा आएगा लेफ्ट साइड को, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा इधर को, और होगा नेगेटिव। सो नेगेटिव यहाँ नेगेटिव पहले ही है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1/12, फोकल लेंथ दिया 12। सो आ जाएगा μ-1, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 5, 3, 2। ठीक है, 30 आ जाएगा, तो यहाँ से 30 जो है ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/12। सो μ-1 यहाँ से रहेगा 1/12, 30 आ गया ऊपर को और 5 चला गया नीचे को। ठीक है जी, तो ये 6 आ गया, 6 से कट के 2 आ गया। सो μ-1 इज इक्वल टू 1/2। सो μ इज इक्वल टू 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1। वैसे भी ग्लास से बना होता है लेंस जो है, तो ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 ही तो होता है। 3/2 आंसर है ये, देखिए दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो एक और ये लास्ट क्वेश्चन चलते चलते देख लेते हैं इसको भी। सो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम है, 2 ब्लॉक्स का स्प्रिंग है, और ये 2 ब्लॉक्स हैं, ओरिजेंटल सरफेस इज स्मूथ, ये वाला सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, तो इसके लिए म्यू रहेगा 0, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, 0 होगा। और कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक्स इज रफ। ठीक है, ये वाला सरफेस रफ है ये, तो इसके बीच म्यू रहेगा, तो इसके बीच म्यू दिया हुआ μs, कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन μs दिया, म्यू ही दिया है। क्या पूछ रहा है अभी, कंसीडर द ब्लॉक्स एम ऑलवेज स्टेशनरी रिलेटिव टू एम। ठीक है, ये जो ऊपर वाला स्टेशनरी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये वाला स्टेशनरी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये नीचे जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये रफ सरफेस है, एम और एम के बीच जो एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये रफ है और ये स्मूथ है, ये बोल रहा है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स बिलो। सो इसमें पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इज μmg। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बेसिकली आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला रहता है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रहता है। सो फिर F यहाँ से आ जाता है μs/r की जगह आप लिखते हो mg। ठीक है, सो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम ऑसिलेट भी कर रहा है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो यहाँ से ऑसिलेट करेगा, देखो इधर ये यहाँ से ऑसिलेट करेगा तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ऐसे ऐसे। अब मैक्सिमम ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है यहाँ तक, फिर वापस आएगा मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन रहेगा वो आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या रहता है, -ω² एम्पलीट्यूड, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसको वापस लाएगा, जैसे ये देखो इधर, ये इधर गया राइट साइड को, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया, फिर ये वापस आया मेन पोजीशन पे आ गया, फिर इधर आ गया एक्सट्रीम 2 पे, फिर ये वापस इधर चला गया। तो इसको जो वापस ला रहा है, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का सोर्स बनेगा। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स का सोर्स बनेगा। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया ये, और रेस्टोरिंग फोर्स होता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए, ma
ये आ गया। अब एम ए यदि है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्स ये बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का सोर्स ये है रेस्टोरिंग फोर्स, जो मैं ये लिख रहा हूँ। अब एम माइनस आ जाएगा यहाँ एम, और वैल्यू भर देता हूँ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है ये। तो भाई एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का सोर्स ही रेस्टोरिंग फोर्स है ये वाला, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, जब ये ऐसे इधर जाएगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स का सोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है, और रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम हो गया। उसका वैल्यू ये रहेगा म्यू एस एम जी। म्यू एस की जगह यहाँ म्यू है तो म्यू रहने दो, तो ये तो आई थिंक ये ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स इज म्यू एम सी, दैट इज़ ओके। टाइम पीरियड, और जब स्प्रिंग मास सिस्टम आपने देखा तो उसका टाइम पीरियड ये रहता है 2π√m/k। एम यहाँ बिकॉज ये मासीज हैं, दोनों का सम लेना पड़ेगा, तो ये m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है जी। सो फिर वो टाइम पीरियड जो है वो आपका यही रहेगा 2π टोटल मास डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये भी ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स एट एनी इंस्टेंट इज नो, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू रेस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड कर रही है। रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे, तो एक्सेलरेशन जैसे ये सेंटर पे होगा, यहाँ पे मेन पोजीशन पे होगा, मतलब ये, तो एक्सेलरेशन यहाँ जीरो होता है मेन पोजीशन पे, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो हो गया, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम हो गया, मतलब वैसे इधर को। सो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है बेसिकली वो जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाएगी, ठीक है, जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू उसकी ज़ीरो होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसकी वो मैंने बताई म्यू एम सी। सो दोनों ए और बी जो हैं वो करेक्ट हैं, अभी मेरे हिसाब से करेक्ट हैं। ओके ओके देन आज के लिए